साथियों नमस्कार। आप सब अपने परिवार, अपने सहयोगियों, मित्रों, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ आजादी का जश्न, स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना चुके हैं। लेकिन आज इस अड्डा में हम चर्चा करने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात, यानी स्वतंत्रता दिवस का सवेरा होने से पहले कोलकाता से जो घटनाक्रम सामने आया उसकी। सच पूछिए तो लगभग उसी समय जब 1947 में देश आजाद हुआ था, आधी रात को, उसी के आसपास कोलकाता में जिस तरह से परिस्थितियां पूरी तरह बेकाबू हुई, बिगड़ गई, उसको लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं जनता के मन में, और क्या वहां की पुलिस, वहां की सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब है कि नहीं है। सबसे पहले एक वाक्य, वहां की मुख्यमंत्री जिनकी अगुवाई में पूरी सरकार चल रही है, चौथा टर्म आ चुका है, उसमें ममता बनर्जी का रवैया क्या रहा। पहले दिन से ममता बनर्जी के जो बयान आए हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो जाकर जनता के सामने उन्होंने बात की, ऐसा लगता है जैसे ये जो जघन्य अपराध है, ये ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं, ये किसी और प्रदेश के किसी और के नेतृत्व में चल रहे सरकार में ये सब कुछ हुआ है। वो अपने आप को ऐसे पेश कर रही हैं जब जैसे वो एग्रीव्ड पार्टी हैं, वो कोई विपक्ष में है और न्याय की गुहार लगा रही हैं। आप न्याय की गुहार किससे लगा रही हैं? सरकार की अगुवाई आप कर रही हैं और आप गृह मंत्री हैं प्रदेश की, पूरा पुलिस महकमा आपके नेतृत्व में काम कर रहा है, आप उनके इंचार्ज मिनिस्टर हैं। बहरहाल वापस आते हैं 14 अगस्त पर। साथियों, कोलकाता के आरजी कौर हॉस्पिटल में जो मृतका के साथ जिस तरह की जघन्यता, जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसकी बारीकियां आप सब खबरों में पढ़ चुके हैं, टेलीविजन पर, मीडिया में आप सब फॉलो कर रहे हैं। हम उन बारीकियों को यहां दोहराने नहीं जा रहे, लेकिन कितना जघन्य अपराध था, दिल दहलाने वाली उसकी जो डिटेल्स आई हैं वो आप सब जान चुके हैं। हम बात करते हैं 14 अगस्त की रात को जिस तरह से हालात बिगड़े और उससे क्या सवाल पैदा होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से केवल मीडिया ही नहीं, देश विदेश के हर व्यक्ति, हर मनुष्य के दिमाग में वो सवाल आ रहे हैं, और ये बहुत स्वाभाविक से सवाल है। सबसे पहली बात, क्या ये सच नहीं है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, जिनकी निगरानी में ये पूरी छानबीन इन्वेस्टिगेशन का काम रखा गया था, वो इससे पहले, कमिश्नर बनने से पहले, अपनी पूर्व पोस्टिंग में ऐसे ही एक महिला के साथ हुए अपराध के केस को पूरी तरह बिगाड़ने और पूरे, जिसको कहते हैं बॉचअप करना, सारे साक्ष्य खत्म कर देना और पूरे मामले को पूरी तरह से बर्बाद केस को करने के लिए उनका नाम आता है और उनको इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्या ये सच नहीं है? और अगर ये सच है तो उस अधिकारी, उस व्यक्ति की निगरानी में इतना सेंसिटिव केस क्यों दिया गया? दूसरा सवाल, पुलिसिंग का, न्याय व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल जो एक गाइडलाइन है वो ये है कि जहां कहीं भी कुछ लोगों का जमावड़ा होता है, भले ही 10 लोग हों, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो हालात कितने भी काबू में दिखाई दे, वहां गड़बड़ी की, उपद्रव की, तोड़फोड़ की और कुछ भी हालात बेकाबू होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। 14 अगस्त को मिडनाइट पर, आधी रात को, जब समय से बहुत पहले, 24 घंटे से भी पहले, हर जगह से, हर तरफ से यह ऐलान किया जा चुका था कि पूरे कोलकाता के लोग इकट्ठा होंगे और वो इसके लिए प्रदर्शन में शामिल होंगे, एक मिছিল होगा, यानी एक मोर्चा निकाला जाएगा। उसके बावजूद इतने संवेदनशील हालात में और समय से इतने पहले से सारी जानकारी होने के बावजूद
उस स्थान पर पुलिस की तैनाती इतनी कम संख्या में क्यों थी? क्या यह पुलिस का बेसिक फंडामेंटल नहीं है कि जब लोगों का जमावड़ा हो तो हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? और यहां हम कोई 100-200 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों हजार की संख्या एकत्रित हुई थी और फिर भी मुट्ठी भर पुलिस के जिम्मे वो काम, उसकी जो व्यवस्था है वो क्यों छोड़ दी गई? तीसरा सवाल, चलिए हो सकता है मैन पावर की परेशानी थी, तैनाती कम हुई होगी, लेकिन जब तोड़फोड़ जैसा माहौल बनना शुरू हुआ तो पुलिस वालों ने रोकने के लिए कितना प्रयास किया? वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले तो पुलिस वाले वहां से जैसे ही हालात बेकाबू हुए और तोड़फोड़ अस्पताल के अंदर शुरू हुआ और उपद्रवी अस्पताल के अलग अलग कोने में घुस गए और जो महिलाओं का हॉस्टल है उसकी तरफ वहां भी वो जबरदस्ती दाखिल हो गए, तो पहले पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, उसके बाद उपद्रवियों का जो उनकी आक्रामकता को देख करके वो पुलिस वाले या तो वहां से भाग खड़े हुए या अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर अस्पताल के प्रांगण में छुप करके बैठ गए। क्या यह है ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर? डॉक्टरों को, प्रदर्शनकारियों को, छात्रों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यह ठीक है कि प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में थे और उपद्रव करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन क्या यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो बाकी लोग हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बचाया जाए? और सिर्फ यही नहीं, एक पब्लिक फंडेड जनता के पैसे से तैयार किया गया अस्पताल, उसका आईसीयू, उसकी इमरजेंसी, उसके तमाम जो इक्विपमेंट थे उसको बुरी तरह तहस नहस कर दिया गया, जैसे कि कोई खिलौने के साथ व्यवहार होता है। ये सब इक्विपमेंट है स्वास्थ्य सेवाओं के, अस्पताल के काम आने वाले। पता नहीं अब कितना समय इन सब चीजों को वापस उस अस्पताल को फंक्शनल बनाने में लगेगा। और मैंने आपको कहा, सिर्फ सामान का तोड़फोड़ नहीं हुआ, छात्राओं के हॉस्टल में घुस गए लोग उपद्रवी, कुछ भी हो सकता था वहां। पहले ही जिस तरह की घटना वहां हो चुकी है पीड़िता के साथ, आप सब जानते हैं कि उस अस्पताल में कितना कंट्रोल होगा, ये तो उस घटना से ही हम सबको मालूम हो चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जानबूझकर ये तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया ताकि ठीक इससे पहले कि पूरा मामला सीबीआई इस केस को अपने हाथ में ले, वहां ऐसा कुछ बचे ही ना कि ये पता चल सके कि कौन लोग वास्तविक अपराधी हैं उस मृतका के, पीड़िता के, और वो कौन लोग हैं और किस तरीके से उन्होंने उस घटना की असलियत को सामने ना आए, इसके लिए वहां पर साक्ष्य मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। टीएमसी के लोग बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि ये जो तोड़फोड़ हुई ये राजनीतिक एक खेल था, राजनीतिक साजिश थी, और वो इसमें एसएफआई का नाम ले रहे हैं। केवल एसएफआई का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो एसएफआई के कुछ जाने माने नेता और पदाधिकारियों का नाम भी ले रहे हैं। तो साथियों, अगर टीएमसी के लोग इतने श्योर हैं कि ये एसएफआई के फलाना फलाना नेता उस तोड़फोड़ को लीड कर रहे थे, तो आपने उन्हें खुला क्यों छोड़ रखा है? आप उन्हें गिरफ्तार करिए और साबित करिए कि ये तोड़फोड़ की अगुवाई उन्होंने की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, एक सरकारी अस्पताल को तहस नहस किया और हजारों लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगाया, पुलिस वालों पे हमला किया। दूसरा सवाल, वहां के पे मौजूद जो लोग कई दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा धैर्य रखा था उन्होंने, उनका कहना है कि ये हो ना हो टीएमसी की तरफ से लोग भेजे गए थे, उनके प्लांट किए गए लोग थे जिन्होंने ये इतनी उग्रता दिखाई और इतना ये तोड़फोड़ और ये सारा गड़बड़ी की, ताकि अब तक जो एक बहुत ही एक मर्यादा के साथ और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था,
उसको डिस्क्रेडिट किया जा सके और फिर प्रशासन को यह मौका मिल सके इस पूरे आंदोलन पे क्रैकडाउन करने का। अब ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब उस उपद्रव में शामिल लोगों को पकड़ा जाएगा और उनकी पहचान पूरे जनता के सामने सार्वजनिक की जाएगी। साथियों, ये सारे सवाल जो हम आपके सामने उठा रहे हैं, टीएमसी के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके सिनेमा के कलाकार और उनके पेंटर्स और उनके म्यूजिशियंस और उनका जो पूरा एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो टीएमसी को एक इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने का काम करता है। टीएमसी के राज में जो कुछ महिलाओं के साथ होता है, टीएमसी के राज्य में जो तोड़ फोड़, उपद्रव और तमाम भ्रष्टाचार होता है, उसको एक बहुत ही सटल, एक बहुत ही शालीन तरीके से उसको इंटेलेक्चुअल उसको जामा पहनाकर उसको जस्टिफाई करने की, जायज ठहराने की कोशिश होती है। ये जो एक तबका है कोलकाता के इंटेलेक्चुअल्स का, ये तबका फिर से सक्रिय हो गया है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि रेप को, महिला अत्याचार को, इस तरह की जघन्यता को एक ब्रॉड बेस करके एक सामाजिक समस्या के रूप में इसको पेश किया जाए कि किस तरह ये एक मोरालिटी का विषय है, नैतिकता का पतन है, समाज का पतन है, समाज को जागरूक होना चाहिए, हमारी बच्चियों को जागरूक होना चाहिए। हम इनमें से किसी बात को गलत नहीं कह रहे, वास्तव में सामाजिक समस्या है और समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन क्या ये सब कुछ करने का, ये सारे तर्क देने के पीछे कोशिश ये नहीं है कि कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है उस सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की, उससे लोगों का ध्यान हटा करके इसको एक सामाजिक और मानवीय समस्या के रूप में पेश कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता किस हैसियत से प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं? वो जो न्याय की गुहार कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो किससे मांग कर रहे हैं? जिम्मेदारी तो सीधे सीधे उनकी व्यवस्था की है। अगर वो प्रदर्शनकारी बन के वहां खड़े हो जाएंगे तो क्या इससे जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल टल जाएगा क्या? और अंतिम सवाल, देश में कहीं भी, किसी भी कोने में कहीं किसी तरह का अपराध हो, विशेषकर महिलाओं से जुड़ा कोई भी मामला हो, तो टीएमसी के कुछ सांसद हैं जो देश में सबसे बड़बोली नेताओं के रूप में पहचानी जाती हैं। इन नेताओं के वीडियो सबसे पहले आते हैं, इनका बयान सबसे पहले आता है, ये सबसे पहले मोर्चा निकाल के अपने प्रदेश के सारी समस्याओं को भुलाकर और वहां पहुंच जाती हैं न्याय की गुहार लगने। एक शब्द उनमें से किसी के मुंह से सुनने को नहीं मिला है। वो किस दिन का इंतजार कर रही हैं और उन्हें क्या लगता है कि कोलकाता में अपराध हो तो वो छोड़ दिया जाए, वो सामाजिक समस्या है, और देश में और कहीं अपराध हो तो उसके लिए पूरी दुनिया, सारी सरकारें और सब कोई जिम्मेदार है। ये दोहरा चरित्र हर किसी को दिखाई दे रहा है और अब ये चलने वाला नहीं है। भद्रलोक के शहर में ये जो अभद्रता की सीमा पार करने वाला काम हुआ है, अब इस पर जो जिम्मेदार हैं उन्हीं को जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। इधर उधर ध्यान भटकाकर इस पर और उस पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास बंद होना चाहिए और कोलकाता पुलिस को अपने कर्मों पर, अपने कृत्य पर गंभीरता से सोचना चाहिए और तत्काल कोलकाता पुलिस के कुछ आला अधिकारियों को अपने जगह से, अपनी पोस्टिंग से हटाना चाहिए। उन्हें घर में आराम करने और आत्मावलोकन करने का मौका देना चाहिए।